कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। पिछले चैप्टर में हमने बहुत सारे कंपाउंड्स जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनके बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में भी हम कुछ और इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग कार्बन के बारे में जानेंगे, जो कि एक एलिमेंट है जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, उसकी एलिमेंटल फॉर्म में भी, यानी कि एज कार्बन इटसेल्फ, एंड ऑल्सो इन दी कंबाइंड फॉर्म। चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड है, चाहे कार्बोनेट्स हैं, सभी फॉर्म्स में ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक लिस्ट बनाओ 10 चीज़ों की जिससे आपने आज सुबह से अभी तक यूज़ किया हो, उसके अंदर शूज़ हो सकते हैं, पेंसिल हो सकती है, पेपर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, फूड हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, फ्यूल हो सकता है, एनीथिंग। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स। उसके बाद आप पूरे ग्रुप की लिस्ट्स को कंपाइल कर लो। कंपाइल कर लो मतलब जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं उनको वीड आउट कर दो, हर चीज़ एक बार ही आनी चाहिए। एंड फाइनली आप उन चीज़ों को इस ग्रुप में प्लेस कर लो। थिंग्स मेड ऑफ मेटल के अंदर कोई भी आयरन की बनी हुई चीज़, एल्यूमिनियम, कॉपर या जो भी मेटल्स हैं उनकी चीज़ें आ जाएंगी। थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लास और क्ले के अंदर जितनी चीज़ें ग्लास की या क्ले की बनी हुई हैं वो आ जाएंगी। और जिनको आप इन दोनों के अंदर नहीं लिख पाओगे उन्हें अदर्स के अंदर लिख देना है। अगर आप इस लास्ट कॉलम के अंदर आ रही चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे और उसके बारे में थोड़ा सा अपनी टीचर की से हेल्प लोगे, या अगर आप उनको सर्च करना भी चाहोगे, ऑनलाइन सर्च करके भी ढूंढना चाहोगे, तो यू विल बी एबल टू टेल दैट मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। क्या आप कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे कि आप इसे टेस्ट कर सकते हो? क्या प्रोडक्ट होगा कंपाउंड का, ऐसे कंपाउंड का जिसके अंदर कार्बन हो, जब हम उसे जलाएंगे तो? क्या आपको किसी टेस्ट के बारे में मालूम है जिससे कि ये कंफर्म हो सके? जी हाँ, फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, बुक्स, फ्यूल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने लास्ट लिस्ट के अंदर लिस्ट की हैं, वो सभी इसी वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन से बनी हैं। इन एडिशन सभी लिविंग स्ट्रक्चर्स, हम खुद, हमारी पूरी बॉडी कार्बन बेस्ड है। अर्थ के अंदर जो कार्बन का अमाउंट है, अर्थ के क्रस्ट के अंदर, वो बहुत ही कम है। इसके अंदर सिर्फ 0.02% कार्बन होती है मिनरल्स की फॉर्म में, चाहे वो कार्बोनेट्स हैं, चाहे बाइकार्बोनेट्स हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, जो भी है। और एटमॉस्फेयर के अंदर भी ये सिर्फ 0.03% होती है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। इतनी कम अमाउंट में अवेलेबल होने के बावजूद जो कार्बन की इम्पोर्टेंस है वो इमेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कार्बन की। इस चैप्टर में हम लोग कार्बन की उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे जिसके कारण ये एनॉमली जो है, ये बिहेवियर जो है वो कॉज होता है। बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवेलेंट बॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 मार्क, 2 मार्क, 4 मार्क, किसी भी मार्क में ये क्वेश्चन आ सकता है। पिछले चैप्टर में हमने आयनिक कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। हमने देखा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के, वो काफ़ी हाई होते हैं और वो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को, या सोल्यूशन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। उसका रीज़न क्या था? कि बिकॉज दे आर बॉन्डेड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट इज़ वाई उनके अंदर जो आयंस थे, दे वर नॉट फ्री टू मूव इन द सॉलिड स्टेट। दैट इज़ वाई दे डिड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट जब वो अपनी सॉलिड स्टेट से हटकर अपनी एक्वस सोल्यूशन, यानी कि पानी के साथ सोल्यूशन स्टेट में आ जाएं, या अगर हम उनको मेल्ट करा लें, तो जो उनके आयंस हैं दे बिकेम फ्री टू मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। राइट, ये सब हमने पढ़ा था कार्बन कंपाउंड्स के अंदर। आइए अब जानते हैं कुछ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हमने पढ़ा था, अब हम जानेंगे कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। मोस्टली जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं। हमने चैप्टर 2 में भी ये एक्टिविटी करके देखी थी। फ्रॉम द डाटा ऑन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द अबव कंपाउंड्स, हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि क्योंकि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा हाई नहीं हैं, सो दैट मीन्स इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है।
क्योंकि ये कंपाउंड्स लार्जली नॉन कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इन कंपाउंड्स के अंदर बॉन्डिंग है वो किसी भी तरह के आयंस को राइज नहीं करवाती। मतलब उसके कारण जो कंपाउंड्स इनके बनते हैं उनमें किसी भी तरह के आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती। सो कार्बन कंपाउंड्स डू नॉट कंटेन आयंस, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। 9th क्लास में हमने डिफरेंट एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था कि कैसे डिफरेंट एटम्स या एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और कैसे ये नंबर जो है जितने इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने गेन या लूज करने हैं वो कैसे उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड है। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुई 2,4। इट मींस इसके अंदर 2 शेल्स हैं और आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये अपनी वैलेंस शेल को कंप्लीट कैसे करेगा? क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा? क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे तो इसकी सेकंड शेल खत्म हो जाएगी। फर्स्ट शेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो कंप्लीटली फिल्ड थी, ये स्टेबल हो जाएगा। या ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके इसके पास 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो फिर से ये स्टेबल हो जाएगा। व्हाट वुड इट डू? क्या करेगी, क्या कर सकता है ये? उससे भी बड़ा क्वेश्चन क्या करे से बड़ा क्वेश्चन है क्या कर सकता है ये। कार्बन के केस में जो उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, वो किस तरीके से उनका क्या किया जाए कि वो स्टेबल हो जाए। कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके C4 नेगेटिव एनायन बना सकता था, लेकिन 6 प्रोटॉन्स वाले न्यूक्लियस के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रखना, होल्ड करके रखना मुश्किल होगा। ठीक है जी, वो उसको होल्ड ऑन नहीं कर पाएगा और क्योंकि वो 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को बांध के नहीं रख पाएंगे, तो अगर किसी तरीके से उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर भी लिए तब भी वो ज्यादा देर तक उन्हें होल्ड नहीं कर पाएगा और वो निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स में से, वैलेंस शेल में से, और वो फिर से अनस्टेबल हो जाएगा। ये तो हुआ सिनेरियो उस चीज का कि जब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके C4 पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन भी बना सकता था, लेकिन किसी भी, हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हुए भी बात की थी, किसी भी एटम में से जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो तो फिर भी कंपैरेटिवली आसान होता है, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत दिक्कत होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। व्हाई? जिस टाइम पे पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था उस टाइम पे एटम एक न्यूट्रल एंटाइटी थी, एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर में से एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी को निकाल के बाहर लेके जाना आसान था। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद वो आयन बन गया पॉजिटिवली चार्ज। अब एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में से एक और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना विल नॉट बी दैट इजी। पॉजिटिवली चार्ज है उसमें से आप एक ऑपोजिट चार्ज को, जिसको कि वो लोग अदरवाइज नेचुरली होल्ड करके रखेंगे, निकालना चाहते हो तो एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। चलो निकाल लिया दूसरा भी किसी तरीके से। अब तीसरा निकालते वक्त क्या होगा? 2 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज हैं उसके ऊपर और आप उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाह रहे हो, दैट विल बिकम इवन मोर डिफिकल्ट। दैट इज वाई कार्बन के द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना एनर्जी कंसिडरेशन के हिसाब से पॉसिबल नहीं होगा। कार्बन overcomes this problem by sharing its valence electrons with other atoms of carbon or with atoms of other elements. कार्बन जो है वो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, ना वो गेन करता है ना लूज करता है, ना तेरा ना मेरा, हम दोनों का। ठीक है जी, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ। सिर्फ कार्बन ही नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं इसी तरीके से। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
वो उन दोनों एटम्स के लिए काम करते हैं, उन दोनों एटम्स को बिलोंग करते हैं जिनके बीच में वो शेयर होते हैं। अगर दो बच्चे एक डेस्क पे बैठे हैं और उनमें से सिर्फ एक के ही पास स्केल है और कुछ ड्राइंग करनी है, कुछ फिगर्स बनानी है, तो दे शेयर द स्केल। अल्टीमेटली ना सारा टाइम किसी एक के पास रहता है, ना सारा टाइम किसी दूसरे के पास रहता है। ज़्यादातर टाइम क्या होगा कि वो शेयर्ड रहेगा, कि उसने लाइन मार के रख दिया, दूसरे ने लाइन मारने के लिए उठा लिया, उसने लाइन मार के वापस रख दिया। सो द शेयर्ड स्केल बिलोंग्स टू बोथ फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सिमिलरली, जब दो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो दोनों एटम्स के लिए काम करता है, दोनों को बिलोंग करता है, और उसके कारण दोनों ही एटम्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकने के में कामयाब होते हैं। कार्बन के कंपाउंड्स के की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बनते हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे सिंपल मॉलिक्यूल जो इस तरीके से बनता है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो गई? 1। तो हाइड्रोजन जो है उसके पास जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, जो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहता है अपनी पहली शेल में, क्योंकि इसको पहली शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। एक इलेक्ट्रॉन से तो होगा नहीं काम, इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए व्हाट इट विल डू इज इट विल share its electron with some other hydrogen atom। ये इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। What they will do is हाइड्रोजन के जो दोनों एटम्स हैं वो अपने इस एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में डाल देंगे, और वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो इन दोनों के लिए काम करेगा, इन दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स के लिए वो एग्जिस्ट करेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए भी काम कर रहे हैं, इस हाइड्रोजन के लिए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के लिए भी काम कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये दोनों हाइड्रोजन्स के लिए काम करेगा, एंड वी से दैट ए हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड हैज बीन फॉर्म्ड एंड वी कॉल इट H2। हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल है वो बन गया है। जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है दो एटम्स के बीच में, यानी कि दोनों जब एक एक एटम को शेयरिंग में डालते हैं, उस बॉन्ड को, कोवलेंट बॉन्ड को, है तो सारे ही कोवलेंट बॉन्ड जब शेयरिंग होगी, उस कोवलेंट बॉन्ड को जहां पर एक ही पेयर इलेक्ट्रॉन्स का बनता है, इट इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,6। तो ऑक्सीजन जो है इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। इट हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, और इसके पास भी 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। वट दे विल डू इज, क्योंकि इनको कितनों की जरूरत है, 8 बनाने के लिए दे रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स मोर, ठीक है। दे विल बी रिक्वायरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स मोर। सो व्हाट दे विल डू इज ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर लेंगे, दे विल शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स। हाउ दे विल डू इज 1 2 3 4, 4 इसके अपने रहे, ये 4 इसके रहे अपने, और उसके अलावा ये अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो इनके पास हैं, इसके 2 और इसके 2, दे विल पुट इट दैट इनटू शेयरिंग, वो उसे शेयरिंग में डाल देंगे। शेयरिंग में जब ये उसको डालेंगे तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के लिए हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस ऑक्सीजन के लिए भी हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ओवरऑल व्हाट वी विल गेट इज वी विल गेट ए ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, इसीलिए वी आर गेटिंग अ ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल कोवलेंट बॉन्ड, एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज formed।
Then we come to the case of a triple covalent bond. Now, in case of nitrogen, what happens is nitrogen की electronic configuration होती है 2,5. So what happens to nitrogen is nitrogen के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5. इसके पास भी 5 है, 1 2 3 4 5. So when they have to form a bond, what they do is they put their 3 electrons each into sharing. So जब ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग में डाल देगा तो 3 इसके 6 हो गए और 2 इसके पास अपने हैं, टोटल 8. एंड सिमिलरली इस नाइट्रोजन के लिए भी 8 हो जाएंगे. So when this happens, we say that a nitrogen triple bond has been formed. है ये भी N2 ही, because ये 2 signify करता है कि कितने atoms involved हैं, not कि कितने double covalent bond है, single covalent bond है कि triple covalent bond है. It doesn't show this. So this is a triple covalent bond, right? So single covalent bond, जब एक एक इलेक्ट्रॉन 2 एटम्स अपने शेयरिंग में डालते हैं तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है. जब 2 एटम्स अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग में डालते हैं तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है. जब 2 एटम्स अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग में डालते हैं तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है. अभी हम ये सारे जो बात कर रहे हैं, these all covalent bonds have been formed between atoms of same type. बट ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है. कोवलेंट बॉन्ड जो है इट कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एज वेल, जो कि अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे इसके बाद. तो इट कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एटम एलिमेंट्स एज वेल. सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, आई होप इज क्लियर टू एवरीबडी. लेट्स मूव अहेड कि आगे इसमें फिर क्या देखते हैं हम. सो क्लोरीन की अगर बात करें, सिमिलरली क्लोरीन है 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 17 एटॉमिक नंबर. तो उसका एटॉमिक नंबर है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 287. 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक की ज़रूरत है. तो क्लोरीन के 2 एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल के क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना लेंगी, डायटोमिक मॉलिक्यूल. सिमिलरली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दैट वी जस्ट डिस्कस्ड, राइट. इसके अलावा नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट bonds formed between atoms of different types. अगर हम बात करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन की, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2,4, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1. हाइड्रोजन के पास अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. सो व्हाट हैपेंस इज कि कार्बन जो है, कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के 4 एटम्स के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है. बिकॉज हाइड्रोजन का एक एटम तो एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसके पास है ही एक, तो वो एक से ज्यादा दे नहीं सकता. तो कार्बन का एटम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, एक इसके साथ शेयर कर लेगा, एक इसके साथ शेयर कर लेगा और एक इसके साथ शेयर कर लेगा, टू फॉर्म 4 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स. 4 कार्बन और हाइड्रोजन के सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे. तो ये हाइड्रोजन की सेटिस्फाई हो गया, इसको 2 मिल गए, इसके पास एक शेल थी, इसको 2 मिल गए, इसके पास एक शेल थी, इसको 2 मिल गए, इसके पास एक शेल थी, इसको भी 2 मिल गए, इसके पास एक शेल थी. और कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन को 8 की जरूरत थी, ठीक है जी. सो उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मिल गए हैं. ये 8 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के लिए एक्ट कर रहे हैं. सो सब कुछ सेटिस्फाई हो गया. कार्बन के 8 वैलेंसी हो गई, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए. हाइड्रोजन को, सारे हाइड्रोजन्स को 2 2 मिल गए. हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बॉन्ड डायग्राम की फॉर्म में, ऐसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड शो करके. ओवरऑल इट इज 1C and 4H, CH4 मीथेन, जो कि एक बहुत अच्छा फ्यूल के तौर पर हम लोग इसको यूज करते हैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली. दिस इज कॉल्ड मीथेन, CH4. सिमिलरली ऐसे और बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और उनके स्ट्रक्चर्स भी हम लोग ऐसे ही आगे बनाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक मैं 2 एग्जांपल्स आपके साथ और शेयर करता हूँ. एक है अमोनिया और एक है कार्बन डाइऑक्साइड. सो अगर हम बात करते हैं अमोनिया की, अमोनिया जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन.
तो नाइट्रोजन जो है इसकी कन्फिग्रेशन है 2,5 और हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन है 1। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। सो व्हाट विल हैपन इज नाइट्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि इसको 3 की जरूरत है ना, तो इसको 3 शेयरिंग में डालने पड़ेंगे तभी इसको 3 मिलेंगे। आप जितने इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में डालते हो आपको उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। सो ये हाइड्रोजन जो है ये कंप्लीट हो गया, इसकी सेटिस्फाई हो गया, ये हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गया और ये हाइड्रोजन भी सेटिस्फाई हो गया। बात अगर हम करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन को भी 8 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मिल गए। ओवरऑल टू पुट इट into the form of a bond diagram, we have this, which is NH3 ammonia, right? Similarly, if I talk about carbon dioxide, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2,4, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2,6। तो कार्बन जो है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4। ऑक्सीजन जो है उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2, ये ऑक्सीजन है, 3 4 5 6, 1 2 ऑक्सीजन, 3 4 5 6। आप जहां मर्जी लिखो, ऊपर इधर इधर जैसे मर्जी लिखो, डजंट मेक एनी डिफरेंस टू इट। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे ऑक्सीजन जो है ये वाला, ये ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे हो गए, इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। एंड टू टॉक अबाउट कार्बन, इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। सो एवरीथिंग गेट्स सॉर्टेड, एवरीथिंग गेट्स सेटिस्फाइड। कार्बन की भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो दोनों तरफ 2 डबल बॉन्ड बने, ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज फॉर्म। सो उसके बाद बात आती है आफ्टर दिस एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कई एलिमेंट्स जो होते हैं वो नेचर के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होती हैं। डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन के एटम्स हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज कितनी डिफरेंट है, वी आर वेल अवेयर ऑफ दैट। डिफरेंस जो है दोनों कार्बन एटम्स, लेकिन डिफरेंस जो है वो किस बात में है कि इनके अंदर कार्बन के एटम्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं। आप सभी ने बच्चों को लेगो गेम खेलते देखा होगा, ब्लॉक्स वही होते हैं, लेकिन आप उसको अरेंज कर करके डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट तरह के शेप्स बना सकते हो। बच्चा उसी को लेके कार बना के खुश होता है, उसी को लेके जहाज बनाता है, उसी का घर बनाता है, बिल्डिंग, सब कुछ उसी से बनाता है। सिमिलरली एटम्स कार्बन के ही हैं इसके अंदर, बट द वे इन विच दे हैव बीन कनेक्टेड और ज्वाइंड लीड्स टू द डिफरेंस इन व्हाट द फाइनल थिंग इज। सो डायमंड के अंदर क्या होता है, डायमंड के अंदर हर कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड होता है। अगर मैं बात करूं इस कार्बन एटम की, दिस वन, दिस इज कनेक्टेड टू दिस दिस एंड दिस, 3 तो हो गए ये, और एक जो है इसका वो एडजेसेंट लेयर में ये किसी के साथ कनेक्टेड होता है बाय अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉरी, ये तो ग्रेफाइट का हो गया एडजेसेंट लेयर में। ग्रेफाइट के अंदर चलो पहले डिस्कस कर लो। ग्रेफाइट में जो कार्बन का एक एटम है वो 3 कार्बन एटम्स के साथ कंबाइंड होता है अपनी ही लेयर के अंदर, और एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो कनेक्टेड होता है एडजेसेंट लेयर के अंदर। तो ये 4 इसकी वैलेंसी है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल गए, 4 बॉन्ड्स बन गए, तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। बट द प्रॉब्लम इज ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ या जिस बॉन्ड के साथ ये एडजेसेंट लेयर्स में बॉन्डेड है, ये बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और थोड़ी सी भी एनर्जी मिलते ही ये टूट जाता है बॉन्ड। दैट इज वाई जब हम पेंसिल से पेपर पे लिखते हैं तो फ्रिक्शन की हीट से ही ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और कार्बन के पार्टिकल्स वहीं पेपर के ऊपर ही रह जाते हैं, वो उसके साथ आगे नहीं चलते। सो एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस ओनली प्रॉपर्टी, ग्रेफाइट जो है इट इज यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट। क्यों? क्योंकि जब मशीन चलेगी थोड़ी हीट प्रोड्यूस होगी तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, और जो ये लेयर्स हैं ये दे विल कम ओवर ईच अदर एंड दे कैन स्लाइड। तो क्योंकि ये स्लाइड कर पाएंगी तो मशीन के पार्ट्स के बीच में जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा। ऑल्सो
बिकॉज ये बॉन्ड बहुत इजीली टूट जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री हो जाता है मूव करने के लिए, एंड बिकॉज इट हैज अ फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव, दैट इज व्हाई इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं डायमंड की, डायमंड के केस में एक एटम जो है, हर एटम जो है वो, अगर मैं इसकी बात करूं, ये चार, 1 2 3 और 4, हर कार्बन का एटम 4 दूसरे एटम्स के साथ बॉन्डेड होता है इन द शेप ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रन। पॉलीहेड्रन की शेप में, टेट्राहेड्रन की शेप में ये कनेक्टेड होता है। ये चारों जो बॉन्ड्स होते हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, दैट इज व्हाई डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। इतना हार्ड है कि इसको ग्लास को काटने के लिए भी हम यूज करते हैं, रॉक्स में ड्रिलिंग करने के लिए भी हम यूज करते हैं, और डायमंड को डायमंड ही सिर्फ काट पाता है। ठीक है, ग्रेफाइट की तरह ये अच्छा कंडक्टर नहीं बन पाता इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसके ये जो बॉन्ड्स है कभी टूटते नहीं, इसीलिए इसके पास कभी भी फ्रीली अवेलेबल नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स टू मेक इट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक और जो एलोट्रॉप है कार्बन का वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन्स जो होते हैं ये कार्बन के n नंबर ऑफ एटम्स वाले, कुछ भी हो सकता है 60, 90, 100, 200 एटम्स वाला एक स्ट्रक्चर होता है। द अर्लीस्ट नोन एंड द मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड इज बकमिंस्टर फ्लोरीन विच गोज बाय द फॉर्मूला ऑफ C60। मतलब इसके अंदर 60 कार्बन एटम्स हैं। अगर आप इसको देख सको, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बकी बॉल जैसा है। ठीक है, बकी बॉल, या अगर आप फुटबॉल में इंटरेस्ट लेते हो तो जो फीफा फुटबॉल बॉल होती है एक्चुअल वर्ल्ड कप वाली, वो इसी शेप में होती है। उसके ऊपर ऐसे ये जो पेंटागनल स्ट्रिप्स हैं, पैचेस हैं, वो लगे हुए होते हैं, तो उस शेप में ये है। इस शेप के ये एक यूएस आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर फुलर। इस शेप के वो डोम्स बनाया करते थे बिल्डिंग्स में, तो उनके ऑनर में ही इसका नाम बकमिंस्टर फ्लोरीन लिखा गया है। फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इन बिटवीन होती हैं ग्रेफाइट और डायमंड के। ना तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है ग्रेफाइट की तरह, ना ही बहुत हार्ड होता है डायमंड की तरह, ना ही ये बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ना ही ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इन बिटवीन होता है। ठीक है जी, तो एलोट्रॉप्स क्या है, लेट अस डू इट, गो वंस ओवर इट अगेन। किसी भी एलिमेंट्स की ऐसी फॉर्म जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, और वो क्यों डिफरेंट होती हैं, ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इनसाइड देम, that is called allotropes of the element, and the phenomenon is called allotropy, or the existence of allotropes of an element is called allotropy. Once again, किसी भी एलिमेंट की ऐसी फॉर्म्स जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन देम, they are called allotropes and the phenomena is called allotropy. सबसे कॉमनेस्ट और मोस्ट वाइड स्प्रेड एग्जाम्पल्स एलोट्रोपी की हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फ्लोरीन। वेरी क्विकली लेट अस गो ऑल ओवर अगेन। अगर आप अपने डेली यूज की चीज़ों को लिस्ट करोगे तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो कार्बन बेस्ड हैं। इसको टेस्ट करने का तरीका क्या है, जिस चीज़ को भी आप टेस्ट करना चाहते हो कि क्या वो बनी है कार्बन से कि नहीं, आप सिंपली उसको जला दो चीज़ को, ऑब्वियसली विद ड्यू केयर, और जो गैस उसमें से बनती है, इवॉल्व होती है, उसे आप लाइम वाटर में से पास कराओ। अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया, यू नो देन द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैज बीन फॉर्म यू कैन बी प्रिटी श्योर कि जो सब्सटेंस है इट कंटेन्स कार्बन। आयनिक बॉन्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो बनते हैं। उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है। सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, बट एक्वस सोल्यूशन स्टेट में और मोल्टन स्टेट में दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम लोग एनालाइज करते हैं कार्बन के कंपाउंड्स को तो हम देखेंगे कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत लो हैं और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अच्छी नहीं होती। ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं दे कंटेन अनदर काइंड ऑफ बॉन्ड्स विच आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स, एंड द कंपाउंड्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड्स। कार्बन किस तरीके से अपने आप को स्टेबल करेगा, किस तरीके से वो अपनी वैलेंसी को फुलफिल करेगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2,4। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हैं, तो या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर ले या 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे।
4 इलेक्ट्रॉन्स अगर वो गेन करना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा उसको? 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए कर तो लेगा वो, लेकिन उसके बाद 6 प्रोटॉन्स वाले न्यूक्लियस के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखना मुश्किल हो जाएगा, और क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा तो वो धीरे धीरे फिर से निकल जाएंगे, तो वो ज्यादा देर तक स्टेबल रहेगा नहीं। दूसरी तरफ कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज भी कर सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होगी, जो कि कोई भी दूसरा एटम जो उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करना चाहेगा शायद प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो एनर्जी कंसिडरेशंस के कारण भी कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी नहीं कर सकता, 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी नहीं कर सकता, तो फिर ये फुलफिल कैसे करता है अपनी वैलेंसी को, सेटिस्फाई कैसे करता है, ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड्स बनते हैं दे आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स, और वो जो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर ये बॉन्ड्स होते हैं दे आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है। सो उसके बाद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़े कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में डालते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। डबल कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो एटम्स अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग में डालते हैं, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो एटम्स अपने तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग में डालते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के केस में। सो दिस इज हाउ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, एंड फाइनली वी डिड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। सो आई होप जितना हमने आज पढ़ा है वो सभी को क्लियर होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा।